नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 का अर्थशास्त्र का मॉडल सेट पेपर 5 के बारे में विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ, और भी कई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। और कमेंट करके अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट के फीडबैक से ही जो है हमें मोटिवेशन मिलती है आगे के वीडियोस के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया दोस्तों, देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। समष्टि शब्द के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द मैक्रो किस भाषा के शब्द से लिया गया है? अगर इंग्लिश में हम इसे क्वेश्चन को बोलें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है डिमांड था कि सर आप इसे इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके बताएं, तो दोस्तों इसमें पूछा गया है द इंग्लिश वर्ड मैक्रो यूज्ड फॉर वर्ड मैक्रो इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। ठीक है, पूछा। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, आपका जो होगा करेक्ट आंसर यहाँ ग्रीक जो होगा दोस्तों, यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें हमको समझना जरूरी है, इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी जरूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों जान लीजिएगा, अंग्रेजी का मैक्रो शब्द जो है ग्रीक शब्द मैक्रो से बना है, जिसका अर्थ होता है विशाल। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र समग्र आर्थिक चरों से संबंधित है। यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के तथ्य जैसे पूर्ण रोजगार की समस्या, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बचत, निवेश, समग्र उपभोग आदि का अध्ययन कराता है। ठीक है, तो इसे अगर हम इंग्लिश में कहें, द वर्ड मैक्रो इन इंग्लिश इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स ह्यूज। ठीक है, macroeconomics is concerned with overall economic variables. It studies the facts of entire economy such as the problem of full employment, gross national product, savings, investment, aggregate consumptions, etc. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं सेट 5 में, और ओवरऑल जो है सेट्स को मिला के जो है बहुत सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। तो पांचों सेट को आप अच्छे से कर लीजिएगा, और सेट 5 को तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा ही। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, चयन की समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि हमारे पास साधन डैश है। ठीक है, इसे अगर इंग्लिश में कहें तो क्या पूछा गया, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजेस बिकॉज आवर रिसोर्सेज आर डैश। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट होगा। लेकिन इसे जो हम लोग को समझना भी जरूरी है। ठीक है, तो दोस्तों इससे रिलेटेड एक चीज याद रखिएगा, प्रोफेसर जो रॉबिन्स थे, ठीक है, प्रोफेसर रॉबिन्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक साइंस में 3 महत्वपूर्ण बातें बताई थी। क्या क्या? मानव की आवश्यकताएं असीमित है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। दूसरा, आवश्यकताओं की तुलना में संसाधन सीमित है। ठीक है, यानी दुर्लभ है। ठीक है, इसका मतलब ही होता है दुर्लभ है, आवश्यकताओं की तुलना में संसाधन सीमित है यानी दुर्लभ है, याद रखिएगा। ठीक है, यानी इसे हम कहेंगे गुड्स एंड सर्विसेज आर लिमिटेड। ठीक है, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग संभव होता है, अल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, तो दोस्तों इसमें से ऑप्शन में से अब मैंने जो 3 बताया उसमें से आपको यहाँ पे दुर्लभ दिखाई मिल रहा है। ठीक है, और ये आपका जो होगा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि चयन की समस्या का मुख्य कारण होता है कि हमारे संसाधन क्या है, दुर्लभ है। आवश्यकताओं की तुलना में हमारे संसाधन क्या है, सीमित है, और सीमितता को ही हम लोग इसमें दुर्लभ कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछा गया यहाँ पे देख सकते हैं, उत्पादन संभावना वक्र का आकार मूल बिंदु की ओर अवतल होने का कारण है। ठीक है, यहाँ पे पूछा क्या गया है, द रीजन ऑफ द शेप ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व टू बी कॉन्केव टूवर्ड्स द ओरिजिन। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आप इसका आंसर खुद ब खुद दे पाइएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका मतलब याद रखिएगा, उत्पादन संभावना वक्र के बारे में मैंने क्या बताया था, उत्पादन संभावना वक्र के नीचे की ओर ढालू होने का अभिप्राय यह है कि यदि एक देश अथवा अर्थव्यवस्था एक वस्तु का उत्पादन अधिक करना चाहती है तो उसे दूसरे वस्तु का उत्पादन क्या करना होगा, कम करना होगा। अर्थात अर्थव्यवस्था में किसी एक वस्तु का अधिक उत्पादन करने हेतु किसी अन्य वस्तु की मात्रा को हमको क्या करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। इसे जो है मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया, पिछले सेट्स में भी दिया गया, और रिपीटेड क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप ज्यादा स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि जो बार बार रिपीट किया जा रहा है वो एग्जाम में आने का काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कि ये जो होना चाहिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी जो होगा, बढ़ती सीमांत अवसर लागत। मैंने इसका फुल अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके पिछले वीडियोज में भी बताया, तो आप लोग को याद रखना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बढ़ती सीमांत अवसर लागत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या पूछा गया दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू माइक्रो इकोनॉमिक्स।
ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी ने पढ़ा है और मैंने इसके बारे में पहले भी वीडियोस में बताया, जिन्होंने पिछला वीडियोस नहीं देखा है वो जाकर देख ले, और जिन्होंने देखा होगा वो देख के ही ऑप्शन को डायरेक्ट टिक आउट कर सकते हैं। ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट इज स्टडीड ऑर्डर माइक्रो इकोनॉमिक्स, याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया अगले क्वेश्चन पे हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे पूछा क्या गया, क्वेश्चन नंबर 5 पे पूछा गया है द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक जो है नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये भी जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। जो बार बार मॉडल पेपर में रिपीट किए जा रहे हैं वो काफी ज्यादा संभावना हो जाता है आपका एग्जाम्स में आने का, ठीक है। तो ये जो है मैंने इसके बारे में भी पिछले वीडियोस में बताया, फिर से हालांकि मैं आपको बता देता हूं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछे जाए उसका सेपरेट वीडियो बना हुआ है। हर एक जो है आपका इकोनॉमिक्स का अलग से मैंने वीडियो बना के रखा है, आप लोग जाके चेक कर लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट वीडियोज है, प्लेलिस्ट में इकोनॉमिक्स का बना हुआ है, आप लोग उसे अच्छे से देख लीजिएगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों एडम स्मिथ जो है इनके बारे में जान लीजिए। अर्थशास्त्र के विज्ञान का जन्म कब हुआ था, आप लोग जानते हैं 1776 में, ठीक है। अर्थशास्त्र के विज्ञान का जन्म 1776 में एडम स्मिथ के पुस्तक जो था, उन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था राष्ट्र के धन के स्वरूप तथा उसके कारणों की खोज के प्रकाशन के साथ हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों एडम स्मिथ को जो है इसके साथ जानिएगा कि एडम स्मिथ ने जो है फर्स्ट टाइम जो है अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र के रूप में प्रस्तुत किया था, इसलिए एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जन्मदाता के रूप में जाना जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के रूप में जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 पे पूछा गया है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक के चयन से है, ठीक है, ये पूछा गया है यहाँ पे, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश में अगर इसको क्वेश्चन को कहे तो द प्राइमरी प्रॉब्लम ऑफ विच इकोनॉमी इज कंसर्न विद द चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, ये पूछा गया। तो मैंने 3 टाइप का समस्या बताया था अर्थव्यवस्था का केंद्रीय समस्या, क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना और किसके लिए उत्पादन करना है, ठीक है। और जब भी तकनीकी का बात आएगा तो मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है, मैंने अभी कहा आप सभी से कि सेट 5 जो है सभी मॉडल पेपर को जो है मिला के क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं मिक्सअप किया गया है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पेपर है, तो इसे आप लोग अच्छे से सॉल्व कीजिए। तो दोस्तों फिर से ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसे भी हम लोग स्टार मार्क कर लेते हैं, और मैंने इसका पहले भी बताया इसका आंसर क्या होगा। जब भी तकनीक के संबंध में बात करें तो क्या होना चाहिए, कैसे उत्पादन करें, यानी हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है। अर्थव्यवस्था के 3 केंद्रीय समस्या जो है अर्थव्यवस्था केंद्रीय समस्या पर अगले वीडियोस पर भी जो है वीडियो बना हुआ है, आप लोग जाके उसे चेकआउट कर लीजिएगा। काफी अच्छे से मैंने एक्सप्लेनेशन किया है, सेपरेट वीडियो बना हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या पूछा गया दोस्तों, देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको समझना जरूरी है, वरना आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। दिया गया है निम्नलिखित तालिका पर एक उपभोक्ता के लिए कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी तालिका है, ठीक है। यदि वस्तु की प्रति इकाई कीमत प्राइस दिया है 5 रुपए हो तो संतुलन बैलेंस होने की अवस्था में, संतुलन होने की अवस्था में उपभोक्ता जो है वस्तु की कितनी इकाई प्राप्त करना चाहेगा, पूछा गया है, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है संतुलन की अवस्था पर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो संतुलन की अवस्था पर याद रखिएगा, संतुलन की अवस्था पर जो मार्जिनल यूटिलिटी होता है, सीमांत उपयोगिता होता है, वो बराबर होता है किसका, प्राइस का, वो बराबर होता है किसका दोस्तों, प्राइस का, ठीक है। याद रखना है क्या कि उपभोक्ता संतुलन अवस्था पर MU यानी मार्जिनल यूटिलिटी जिसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं, वो बराबर होता है किसका, उस वस्तु की कीमत का, ठीक है। प्राइस का क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं वस्तु की इकाई और कुल उपयोगिता दिया गया है, हमें क्या निकालने बोला गया है, हमें सीमांत उपयोगिता निकालना है। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए सबसे पहले जो हमें सीमांत, ठीक है, उपयोगिता निकालना है, मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है। और मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालेंगे हम लोग दोस्तों, यहाँ पे जो आपका कुल उपयोगिता दिया गया है, टोटल यूटिलिटी जो दिया गया यहाँ पे आपका TU दिया हुआ है, टोटल यूटिलिटी, ठीक है, इसी का हमको क्या करना है, अंतर करते जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी आपको मिलते जाएगा, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, अंतर करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 10 से 10 का 10 होगा, 10 और 18 का अंतर करेंगे कितना आएगा, 8, 8 और 25 का अंतर करोगे तो कितना आएगा आपका 7, उधर आपका 31, 25 और 31 का अंतर करोगे तो आपका हो जाएगा 6, ठीक है। और 31 और 36 का अंतर करोगे तो आपका हो जाएगा 5, और 36 और 40 का अंतर करोगे तो 4, और 40 43 का अंतर करेंगे तो 3, इधर हो गया आपका 45, 43 और 45 का अंतर करेंगे तो आपका 2, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि यहाँ हम देख सकते हैं कि सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, और वस्तु की कीमत कहाँ पे बराबर हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वस्तु की इकाई, ठीक है,
यहाँ पे आपका 5 है और सीमांत उपयोगिता भी आपका कितना है, 5 है। ठीक है, तो कितनी इकाई पर दोस्तों, 5 पर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी जो होगा आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न को हम लोग और एक मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, वो भी काफी इजी मेथड है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5वां इकाई के लिए संतुलन की अवस्था में जो है मूल्य और सीमांत उपयोगिता बराबर, यानी सीमांत उपयोगिता का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा इस टाइप के सिचुएशन में, मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू टोटल यूटिलिटी n माइनस 1। ठीक है, इस मेथड को भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे 5वां इकाई के लिए कितना है, आप देख सकते हैं 36, कितना है 36, और टोटल यूटिलिटी n माइनस 1 यानी 5वां इकाई से एक कम, तो यहाँ पे आपका 4 पे आपका वैल्यू कितना है, टोटल यूटिलिटी का कुल उपयोगिता का कितना वैल्यू है, 31। तो यहाँ पे आप इसको माइनस कीजिए, तो 36 से 31 माइनस करेंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 5। तो इस तरह से भी आप आंसर निकाल सकते हो। तो जो मेथड आपको इजी लगा हो आप उस मेथड के यहाँ पे इंप्लीमेंट करके आप आंसर्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछा गया, अगर कहीं डाउट लगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे पूछा क्या गया है, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल प्राप्त उपयोगिता क्या कहलाती है। ठीक है, पूछा गया है, इंग्लिश में देख लीजिए, द यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया था जब एक अतिरिक्त इकाई की बात करता हो, ठीक है, एक्स्ट्रा यूटिलिटी की, जब भी एडिशनल यूटिलिटी की बात करें, यूनिट की बात करें, तो याद रखिएगा वो क्या होगा, सीमांत। वो क्या होता है, सीमांत। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, सीमांत उपयोगिता जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू से मैं फिर इसे आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूं, इसके बाद आपका कभी भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, यदि किसी वस्तु, ठीक है, कि 10 इकाइयों का उपभोग से, मान लीजिए कोई वस्तु है जिसका हम लोग कितना इकाई उपभोग करते हैं, 10 इकाई। ठीक है, 10 इकाई के उपभोग से हमको कितना यूनिट का संतुष्टि मिल रहा है, 150 यूनिट का। ठीक है, जैसे हम वहां पे 11 इकाई का उपभोग कर देते हैं, हमको कितना मिल जा रहा है, 160 यूनिट मिल जा रहा है। कितना यूनिट मिल रहा है, 160 यूनिट मिल जा रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक खाली इकाई का यूज किए तो हमको कितना अतिरिक्त इकाई मिल गया दोस्तों, 10 अतिरिक्त इकाई मिल गया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब हम लोगों को एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या पूछा गया दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, एक वस्तु 2 वस्तुओं के 2 बंडलों, एक समोसा 5 कचौड़ी 4 तथा बी समोसा 5 कचौड़ी 6 के बीच तटस्थ है। तो इस तरह क्वेश्चंस में आंसर क्या होगा दोस्तों, सत्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया है, यदि किसी वस्तु की मांग वक्र का समीकरण Q इक्वल्स टू दिया गया है, आपका Q इक्वल्स टू यहाँ पे क्या दिया गया, इस तरह क्वेश्चंस मैंने पहले भी बताया है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें दिया गया 15 माइनस कितना 2p। ठीक है, वस्तु का प्रति इकाई कीमत दिया है, यानी प्राइस दिया है पर यूनिट का आपका 1। ठीक है, होने पर वस्तु की मांग मात्रा पूछा गया है। तो दोस्तों आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए आंसर, इसके इक्वेशन में वैल्यू को पुट करेंगे, प्राइस का वैल्यू कितना दिया है, p का वैल्यू आपका 1। ठीक है, 15 में से 2 को यहाँ पे अगर माइनस करेंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 13। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे 13 आपको कहाँ पे दिखाई मेरा, ऑप्शन बी पे, तो ये आपका ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं दोस्तों उसे स्टार मार्क करके आप कॉपी में नोट करते जाइए, आपके एग्जाम में काफी ज्यादा आने की संभावना है। ठीक है, 11 नंबर में पूछा गया, क्या पूछा गया यहाँ पे देख सकते हैं, यदि किसी वस्तु की का जो है मांग फलन Q इक्वल्स टू 1/p, क्या दिया गया, यदि किसी वस्तु का मांग फलन Q इक्वल्स टू 1/p है तो मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मांग की कीमत लोच का मान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे Q इक्वल्स टू 1p दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका मांग की लोच का, यहाँ पे होगा आपका 1 जो होगा, ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्या दिया गया, मानना कि एक बाजार में केवल 2 उपभोक्ता हैं एक वस्तु के लिए जिनकी मांग की निम्न तालिका से दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक तालिका आपको दिखाई मिल रहा होगा और ये भी क्वेश्चन दोस्तों काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है और हर एक मॉडल सेट में लगभग इस टाइप का आपको क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो दोस्तों इसको आप लोग फिर से स्टार मार्क कर लीजिए और सेट 5 में हर एक मॉडल सेट को मिला के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसे अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, माना कि एक बाजार में केवल 2 उपभोक्ता है, ठीक है, एक वस्तु के लिए जिनकी मांग निम्न तालिका से दिखाया गया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि व्यक्तिगत मांग को जोड़ने पर ही हमको क्या मिलता है, बाजार मांग मिलता है। आप सभी को मालूम है अगर हम लोग व्यक्तिगत मांग को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, बाजार मांग। ठीक है, तो वस्तु की कीमत कितना पर बोला गया है, 3 पर, वस्तु की कीमत
3 पर आपका बोला गया है बाजार मांग निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे D1 आपका दिया गया है, इसमें कितना है 7 प्लस आपका D2 दिया गया है कितना 18, तो 7 प्लस 18 आपका कितना हो गया दोस्तों 25, ठीक है। याद रखिएगा कि व्यक्तिगत मांग को जोड़ने पर हमें क्या मिलता है बाजार मांग, ठीक है। और वस्तु की कितनी कीमत पर बोला गया है, वस्तु की कीमत 3 पर बाजार मांग पूछा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक 7 है और एक क्या है 18, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आपका कितना आंसर आ रहा है 25, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग एग्जाम में छोड़ के मत आइएगा, ठीक है, बहुत बार बताया गया आप लोग को। चलिए इसका आंसर हम लोग टिक आउट कर देते हैं, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13 में क्या पूछा गया दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं बजट रेखा 3x + 4y = 20 का ढाल क्या होगा, ठीक है। तो बजट रेखा ढाल बराबर क्या होता है आपका px/py, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना है दोस्तों, x का वैल्यू है आपका 3 और y का वैल्यू कितना है दोस्तों 4, y का वैल्यू क्या है दोस्तों आपका 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाई मिल रहा होगा ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका बी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा 3/4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है, चाय की कीमत कम होने से चीनी की मांग, ठीक है, चाय की कीमत कम होने से चीनी की मांग क्या होगा, चीनी की मांग ऑफकोर्स बढ़ेगा, ठीक है। चाय का अगर कीमत कम हो जाएगा तो चीनी का मांग बढ़ेगा, क्योंकि चाय पीने वाला ग्राहक जो होगा ज्यादा हो जाएगा, जिससे चीनी की भी मांग क्या होगा बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा गया दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं गिफिन वस्तु की स्थिति में मांग वक्र की ढाल होगी, द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व इन द केस ऑफ गिफिन ऑब्जेक्ट विल बी, ठीक है। और गिफिन ऑब्जेक्ट गिफिन वस्तु का जो क्वेश्चन है बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग स्टार्ट कर लीजिएगा। तो इस टाइप के सिचुएशन में मांग वक्र का ढाल क्या होता है दोस्तों, धनात्मक होता है, पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्योंकि गिफिन वस्तु का कीमत बढ़ने पर मात्रा जो होता है, क्वांटिटी जो होता है वो भी बढ़ता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे क्या पूछा गया है, यदि किसी वस्तु की मांग रेखा जो है मात्रा x अक्ष, ठीक है, के समांतर हो तो किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा पूछा गया है, ठीक है। यानी आपका यहाँ पे पहले ही बोल दिया गया है कि जो डिमांड लाइन है आपका, ठीक है, मांग जो है आपका किसके समांतर होगा, x अक्ष के समांतर, ठीक है। मांग रेखा किसके समांतर होगा, x अक्ष के समांतर होगा, तो मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा मांग रेखा अगर x अक्ष के समांतर होता है तो मांग की कीमत लोच क्या होता है, अनंत होता है। मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको ये क्वेश्चन बताया हुआ है, इसे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पे अनंत जो होगा आपका करेक्ट होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है, 17 पे पूछा गया है किस साधन की कीमत को मजदूरी कहा जाता है, किस साधन की कीमत को मजदूरी कहा जाता है, द प्राइस ऑफ विच फैक्टर इज कॉल्ड वेजेस, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं मजदूरी किसे कहा जाएगा, श्रम को, ठीक है। तो यहाँ पे लेबर जो होगा, श्रम जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे देख लेते हैं क्या पूछा गया है। 18 में पूछा गया है दो साधन, ठीक है, साधन पहला साधन क्या होता है, श्रम, और दूसरा पूंजी। दो साधन होते हैं मुख्य रूप से, एक साधन श्रम होता है, दूसरा पूंजी। श्रम को कहते हैं लेबर और पूंजी को कहते हैं कैपिटल। श्रम को सूचित करते हैं एल से और पूंजी को सूचित करते हैं के से, ठीक है। आपका उत्पादन फलन दिया हुआ है Q = दिया गया आपका 5L + 3K, ठीक है। श्रम और पूंजी की जो है आपका दिया गया, दोनों का, श्रम का भी और पूंजी का भी, ठीक है, दोनों का जो है इकाई दिया गया कितना, 100 इकाई के रोजगार से वस्तु की डैश अधिकतम मात्रा उत्पादन हो सकता है। यानी लेबर का भी वैल्यू दिया गया 100 और कैपिटल का भी वैल्यू दिया गया 100, तो आप निकाल दीजिए आराम से, 5 × 100 + 3 × 100, ठीक है। तो इधर हो जाएगा आपका 500 + 300 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 800 जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। इजी क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 19 पे क्या पूछा गया दोस्तों, देख सकते हैं 19 में पूछा गया है साधनों के वैसे संयोग को तकनीकी रूप से दक्ष कहा जाता है जिसमें कम से कम एक साधन की मात्रा, ठीक है। इंग्लिश में कहे क्या पूछा गया है, सच अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज इज अ टेक्निकली कॉल्ड efficient in which at least one of the quantity of a factor is, ठीक है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा, इस टाइम में आपको करेक्ट आंसर होता है कांस्टेंट होता है। क्या होता है दोस्तों, कांस्टेंट, और कांस्टेंट को हिंदी में कहते हैं स्थिर, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 20 पे क्या पूछा गया दोस्तों, इसके बारे में हम लोग जो है काफी अच्छे से जानेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसे अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं बता देता हूं ताकि आप एग्जाम में फंसो नहीं। ठीक है, तो पूछा क्या गया है, सम उत्पाद वक्र का प्रत्येक बिंदु दो साधनों के वैसे संयोग को दर्शाते हैं जो वस्तु की डैश मात्रा का उत्पादन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे बोला गया सम उत्पाद वक्र, जिसे हम लोग कहते हैं आइसो प्रोडक्ट कर्व। ठीक है, तो इसके बारे में पहले हम लोग को जानना जरूरी है। ठीक है, सम उत्पाद वक्र का मतलब क्या होता है दोस्तों, सम उत्पाद वक्र जो है दो साधन के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है। दो साधन क्या होता है दोस्तों, आपका एक पूंजी होता है और एक होता है श्रम, जो एक समान उत्पादन स्तर प्रदान करते हैं। इसे उत्पादन की उदासीनता वक्र भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन घुमा के दे उदासीनता वक्र, उत्पादन की उदासीनता वक्र, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसे हम लोग उत्पादन की उदासीनता वक्र भी कहते हैं। ठीक है, जैसे एक फिगर के माध्यम से यहाँ आप समझ सकते हैं, मैं एक फिगर बना के आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों इसे हम लोग जो है एक एग्जांपल के थ्रू से भी समझ सकते हैं। हम अलग अलग आईक्यू कर्व बनाएंगे तो उत्पादन का स्तर जो है, लेवल जो होगा, जैसे पहले एक जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 इकाई का उत्पादन करना है, दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 इकाई 200 इकाई का उत्पादन करना है, और तीसरा जो है 300 इकाई का उत्पादन करना है। इसे जो है हम कहेंगे सम उत्पाद वक्र कहेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सम उत्पाद वक्र में जो है बहुत सारे यहाँ पे आप देख रहे हैं आईक्यू है। ठीक है, जो दर्शाता है कि आईक्यू ऊपर होगा वह श्रम और पूंजी जो है वो अधिक उपयोग करेगा, यानी अधिक उत्पादन करेगा। ठीक है, यानी यहाँ पे आपका श्रम और पूंजी जितना ज्यादा लगेगा आपका उत्पादन भी उतना अधिक होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ए की अपेक्षा जो है बी में श्रम और पूंजी अधिक लगा है। ठीक है, यानी अधिक उत्पादन के लिए लगा है। ठीक है, फिर बी की अपेक्षा जो है सी में अधिक जो है, आप यहाँ पे देख सकते हैं बी की अपेक्षा सी में जो है आपका श्रम और पूंजी जो है यहाँ अधिक लगा है अधिक उत्पादन करने के लिए। यानी जब जब हम पूंजी और श्रम की मात्रा को बढ़ा रहे हैं तो हमारे उत्पादन में लगातार क्या हो रहा है दोस्तों, हमारे उत्पादन में लगातार वृद्धि हमें देखने को मिल रही है। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पे जो है सम उत्पाद वक्र का प्रत्येक बिंदु दो साधन यानी पूंजी और श्रम के वैसे संयोग को दर्शाता है जो वस्तु की समान मात्रा का उत्पादन करता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे क्या पूछा गया दोस्तों, देख सकते हैं दो साधन L तथा K के लिए उत्पादन फलन Q इक्वल्स टू K A अल्फा K बीटा है, तो पूंजी की 0 इकाई के रोजगार से कुल उत्पादन क्या होगा। पूछा क्या गया इंग्लिश में, इफ द प्रोडक्शन ऑफ द फंक्शन ऑफ टू सोर्सेज L एंड K इज अ Q A अल्फा K बीटा, देन व्हाट विल बी द टोटल प्रोडक्शन ऑफ 0 यूनिट्स ऑफ अ कैपिटल पर डे। ठीक है, तो आपका कैपिटल जो है आपका दिया हुआ है, आपका एक इक्वेशन यहाँ पे दिया गया A अल्फा K बीटा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो है पूंजी का वैल्यू दिया गया आपका क्या 0, कैपिटल का वैल्यू क्या है 0। तो किसी भी चीज को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका ओवरऑल वैल्यू क्या आता है 0 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 0। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, इसे भी स्टार मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस वक्र का आकार U आकार का होता है। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग कर्व्स हैव U शेप। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि औसत परिवर्तनशील लागत का जो है जो कर्व होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो कर्व होता है वो क्या होता है U शेप में होता है। ठीक है, एवरेज वेरिएबल जो होता है कॉस्ट का उसका शेप क्या होता है यू शेप में होता है। यहाँ पे वही पूछा गया यू शेप के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, अगर बोला जाता कि कुल स्थिर लागत, क्या बोला जाता कुल स्थिर लागत। ठीक है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट अगर पूछा जाता तो यहाँ पे आपका वो क्या होता, याद रखिएगा ये भी पूछा जाएगा तो वो होता एक्स अक्ष के समांतर। क्या होता वो एक्स अक्ष के समांतर अगर पूछा जाता टोटल फिक्स कॉस्ट यानी कुल स्थिर लागत तब। ठीक है, और कुल परिवर्तनशील लागत अगर पूछा जाता टोटल वेरिएबल कॉस्ट पूछा जाता तो वो होता आपका ऑपोजिट एस शेप में। ठीक है, उल्टा और एस के शेप में वो होता है। ठीक है, इस टाइप में होता है। ठीक है, याद रखिएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट बोलता तो आपका उल्टा एस शेप में होगा। ठीक है, कुल परिवर्तनशील लागत जो होगा उसका होता है उल्टा एस शेप में। नोट करते चलिए कॉपी में। अगर पूछता कुल स्थिर लागत, ठीक है, यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पूछता तो आपका होता वो एक्स अक्ष के समांतर होगा। ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। उसके बाद दोस्तों अगर इस क्वेश्चन में जो कि पूछा गया है यू शेप में, तो यू शेप किसका होता है औसत परिवर्तनशील लागत का यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछा गया कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा क्या गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कब डगलस उत्पादन फलन Q इक्वल्स टू A अल्फा K बीटा के पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल होगा जब कब
तो इस टाइप का क्वेश्चंस भी मैंने पहले भी बताया आप सभी को। पूछा क्या गया, द डिमिनिशिंग रिटर्न ऑफ स्केल इन कॉब डगलस फंक्शन वुड बी। ठीक है, ये जो है इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट होगा, a प्लस बी लेसर देन 1, a प्लस बी लेसर देन 1। जब a प्लस बी लेस देन 1 हो, यानी a प्लस बी 1 से कम हो, तो इसे हम कहते हैं ह्रासमान प्रतिफल, यानी डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। ठीक है, इसका याद रखिएगा। इसमें 3 तरह के ऑप्शंस आप याद रखिएगा। ठीक है, 3 ऑप्शंस क्या क्या पूछा जा सकता है आपको याद रखना है। a प्लस बी, जैसे कि यहाँ आप देखें a प्लस बी लेस देन 1 कब होगा, जब ह्रासमान प्रतिफल होगा, डिमिनिशिंग जो होगा आपका डिमिनिशिंग रिटर्न स्केल होगा, तब a प्लस बी लेस देन क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, कब a प्लस बी ग्रेटर देन 1 होगा दोस्तों, इसे भी याद रखना है। तब होगा जब आपका वृद्धिमान प्रतिफल रहे, क्या रहे, वृद्धिमान प्रतिफल रहे, तब। इसे कॉपी में नोट करते चलिए, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में। कब होगा दोस्तों, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में, याद रखना है। यहाँ पे क्या a प्लस बी ग्रेटर देन 1 कब होगा, 1 से अधिक कब होगा, वृद्धिमान प्रतिफल में, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में। और एक है यहाँ पे आपका a प्लस बी इक्वल्स टू 1, ये कब होगा, जब आपका कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल रहे, यानी स्थिर प्रतिफल रहे, तब होगा। ठीक है, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे हमें पूछा गया था ह्रासमान प्रतिफल, इसलिए a प्लस बी लेस देन 1, ऑप्शन सी जो होगा आपका करेक्ट होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछा क्या गया, 24 में पूछा गया, निम्नलिखित में से परिवर्तनशील लागत का एक उदाहरण है। ठीक है, एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इज। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, कच्चे माल पर किया गया जो खर्च होता है वो आपका इसमें आ जाएगा, ऑप्शन डी जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, परिवर्तनशील लागत के बारे में भी याद रखिएगा। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट किसको बोलते हैं, परिवर्तनशील लागत वो लागत होता है जो उत्पादन की मात्रा के साथ बदलती है। परिवर्तनशील लागत के कुछ उदाहरण जैसे आप याद रख सकते हैं, प्रत्यक्ष मजदूरी की लागत, व्यवसाय चलने के लिए व्यय जैसे आपका कच्चा माल हो गया, ईंधन आदि। परिवर्तनशील लागत को प्राथमिक लागत भी कहते हैं, आप याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 25 में यहाँ पे देख सकते हैं, औसत लागत में वृद्धि होगी जब सीमांत लागत, एवरेज कॉस्ट विल बी इंक्रीज व्हेन मार्जिनल कॉस्ट। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सभी जानते हैं, ऑप्शन बी औसत लागत से अधिक होगा, विल बी मोर देन एवरेज कॉस्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। यहाँ पे दिया गया आपका उत्पादन फलन Q इक्वल्स टू L 0.5, L टू द पावर 0.5 और K टू द पावर दिया गया है 0.5 पैमाने का डैश प्रतिफल प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जानते हैं कि श्रम और पूंजी यहाँ पे दिया गया है, लेबर और पूंजी का वैल्यू जो यहाँ पे 0.5 और 0.5, तो 0.5 को अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा a प्लस अगर b हो जाए 1 का, तो इसे हम क्या कहते हैं, इक्वल होने पर कांस्टेंट होता है। मैंने अभी जस्ट बताया आप सभी को, इक्वल होने पर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी स्थिर होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे क्या पूछा गया दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे एक वस्तु की पूर्ति वक्र को निम्न रेखा चित्र से दर्शाया गया है। इस पूर्ति वक्र से पूर्ति की कीमत लोच का मान क्या होगा। द सप्लाई कर्व ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज शोन in the following diagram. What will be the value of price elasticity of supply from this supply curve। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको समझने से पहले हम लोग कुछ कर्व के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पूर्ति वक्र है, ठीक है, यहाँ जो पूर्ति वक्र है मूल बिंदु के बायां तरफ यानी लेफ्ट साइड तरफ से स्टार्ट होता है, देख लीजिए। ठीक है, मूल बिंदु के लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है, तो पूर्ति की लोच जो होगा ES जो होगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो होगा का मान 1 से अधिक होगा। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मान जो होगा 1 से क्या होगा, अधिक होगा। ऐसे सिचुएशन में कब होगा, जब पूर्ति वक्र मूल बिंदु के बाएं तरफ से स्टार्ट हो, तो पूर्ति की लोच इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मान क्या होगा दोस्तों, 1 से अधिक होगा। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चंस आपको इससे पूछे जा सकते हैं रिलेटेड, मैं उसे भी एग्जांपल के थ्रू से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, और एक क्वेश्चन अगर दे ऐसा सिचुएशन, अगर मूल बिंदु से दे, याद रखिएगा जब पूर्ति वक्र मूल बिंदु ओरिजिन से स्टार्ट हो तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यानी पूर्ति की लोच जो होगा वो इक्वल होगा 1 का। ठीक है, यानी इकाई का बराबर होगा ऐसे सिचुएशन में। और एक फिगर याद रखिएगा, मैं उसे भी बता देता हूं, अगर यहां से स्टार्ट होता, ठीक है, तो और अगर पूर्ति वक्र मूल बिंदु के दाएं से स्टार्ट हो, कहां से स्टार्ट हो रहा है, दाएं से, कहां से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, दाएं से स्टार्ट हो रहा है,
तो इस सिचुएशन में क्या होगा दोस्तों, याद रखना है आपको कि इलास्टिसिटी ऑफ जो सप्लाई होगा लेस देन क्या होगा, 1 होगा। इस सिचुएशन में क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो होगा वो क्या होगा, लेस देन 1 होगा, याद रखना है, ठीक है। जब आपका बाएं से आपका शुरू हो, बायां तरफ से, तब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगा, इकाई से अधिक होगा, इकाई से क्या होगा, अधिक होगा। मूल बिंदु से स्टार्ट हो तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगा, इक्वल्स टू 1 होगा, इकाई का बराबर होगा। और दाहिने तरफ से स्टार्ट हो तो आपका क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन क्या होगा, इकाई से कम होगा, ठीक है। ये 3 फिगर आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं किसी भी तरह से घुमा के, तो तीनों को कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्या पूछा गया देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे क्या पूछा गया है, मांग अधिक की स्थिति होती है जब, कब होती है दोस्तों, याद रखना है। पूछा क्या गया, देयर इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड व्हेन, ठीक है। तो डिमांड जो होगा कब सप्लाई से ग्रेटर होगा, ठीक है। तो मांग पूर्ति से अधिक कब होगी, तो कब होगी दोस्तों, ये भी आपको मालूम है कि पूर्ति की तुलना में मांग अधिक होती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 पे क्या पूछा गया दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, बाजार संतुलन की स्थिति में जो है, बाजार संतुलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है, इन केस ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि मांग और पूर्ति, पहला ऑप्शन दिया गया, मांग और पूर्ति दोनों बराबर होते हैं सिचुएशन में, बोथ डिमांड एंड द सप्लाई आर इक्वल, डी इक्वल्स टू एस, डी इक्वल्स टू एस, ठीक है। मांग अधिक शून्य होता है, ठीक है, डिमांड सरप्लस इज 0, यहां भी ठीक है। उसके बाद दिया गया है ऑप्शन सी दिया गया आपका, पूर्ति अधिक शून्य होता है, द एक्सेस सप्लाई इज 0। तो यह जो तीनों स्टेटमेंट दिया गया, ये सभी जो है यहाँ पे दोस्तों करेक्ट दिया गया आपका, ठीक है। चलिए ये तीनों को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसको घुमा के भी क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं, या किसी इसमें से कोई एक नहीं दिया जाए, नहीं भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 पे देख लेते हैं क्या पूछा गया है, और ये भी क्वेश्चन काफी बार आप सभी कर चुके हैं, और मुझे मालूम है कि आप सभी जो है बहुत सारे स्टूडेंट इसे सॉल्व भी कर चुके होंगे। किसी वस्तु की कीमत में 4% की कमी करने पर उसकी पूर्ति की मात्रा में 3% की वृद्धि हो जाती है, तो वस्तु की पूर्ति डैश होगी, ठीक है। और डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 4%, ठीक है, to an increase in quantity supplied of an article by 3%, then the article supplied will be, ठीक है। तो पूर्ति की लोच जो है आप जानते हैं, पूर्ति की लोच का फॉर्मूला ES इक्वल्स टू क्या होता है, मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है, मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन और बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो यहाँ आपका मात्रा में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ दोस्तों, 3, मात्रा में कितना हुआ 3, और कीमत में 4, यानी 3/4। इसका वैल्यू क्या निकलेगा दोस्तों, आपका इसका आंसर निकल जाएगा 0.075, ठीक है। यानी ये जो है आपका 1 से क्या है, कम है, 1 से क्या है दोस्तों, कम है। यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है क्या है, लेस देन क्या है, 1 है, इकाई से क्या है, कम है। और जब इकाई से कम है तो आपका आंसर क्या होगा, सापेक्षिक बेरोजगार। क्या होगा दोस्तों आपका, सापेक्षिक बेरोजगार, ऑप्शन डी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 31 पे, यदि आपातकाल में, ठीक है, यदि अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फार्म के लिए वस्तु की कीमत और औसत परिवर्तनशील लागत से कम है, तो फार्म वस्तु की कितनी इकाई उत्पादन करेगा, ठीक है। इन द शॉर्ट द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज लेस देन द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉर परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फार्म, हाउ मेनी यूनिट्स, ठीक है। तो इस टाइप के सिचुएशन में क्या होता है दोस्तों, 0 होता है, ये आपको पिछले वीडियोस के थ्रू से भी मालूम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं जो है आप सभी का जो है टेस्ट लूँ, ठीक है, तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो है आप सभी के लिए टेस्ट सीरीज लेकर आऊँगा। और सबसे पहले है कि मैं हो सके तो टेलीग्राम के थ्रू से भी टेस्ट ले सकता हूँ, तो आप सभी जो है टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाएँ, ठीक है, और यूट्यूब पर भी बीच बीच में टेस्ट लिया करूँगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे क्या पूछा गया, एक बाजार में फार्मों की संख्या में कमी होने से वस्तु की पूर्ति, ठीक है। तो पूछा क्या गया, ड्यू टू रिडक्शन इन द नंबर ऑफ फार्म्स इन अ मार्केट सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। तो दोस्तों पूछा क्या गया, अगर बाजार में फार्म कम करना होगा तो पूर्ति भी हमें क्या करना पड़ जाएगा, कम करना पड़ जाएगा, ठीक है। ऐसा सिचुएशन में हमको पूर्ति भी क्या हो जाता है, बाजार में अगर फार्म कम होगा तो ऑफकोर्स है कि पूर्ति भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, विल बी डिक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 33 पे क्या दिया गया है, बाजार में पूर्ति अधिक की स्थिति उत्पन्न होती है जब, ठीक है। क्या पूछा गया, इन द मार्केट सप्लाई सरप्लस सिचुएशन अकर व्हेन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, वस्तु की मांग की तुलना में पूर्ति अधिक हो, सप्लाई मोर देन द डिमांड ऑफ द कमोडिटी, ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दीर्घकाल में वस्तु की मांग घटने से सम्य कीमत में पूछा गया है, ठीक है। इन द लॉन्ग रन डिक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी लीड्स टू डैश इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपका क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा दीर्घकाल में पूछा गया है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे, आपका ऑप्शन जो होगा बी जो होगा यहाँ करेक्ट होगा, कमी होगी, विल डिक्रीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 पे देख लेते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है। बाजार संरचना में प्रतियोगिता घटने से फार्मों के बीच प्रतियोगिता के व्यवहार में, ठीक है, और रिडक्शन इन द कंपटीशन अमॉन्ग्स द फार्म्स विल डैश द कॉम्पिटिटिव बिहेवियर बिटवीन फार्म। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे वृद्धि होगा। इस सिचुएशन में क्या होता है, वृद्धि होगी, ठीक है, विल इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 36 और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम लोग समझ लेंगे अच्छे से। एकाधिकारी वस्तु की मांग की लोच के बराबर होती है जब, ठीक है, पूछा क्या गया, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ मोनोपोली कमोडिटी इज वन व्हेन, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स है उसे क्लियर रखना जरूरी है, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा एम आर इक्वल्स टू क्या, जीरो, एम आर इक्वल्स टू जीरो अगर हो तो समझिएगा आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगा वो आपका होगा 1, यानी इकाई के बराबर। अगर सीमांत आगम या सीमांत जो होगा वही आपका मार्जिनल रेवेन्यू जो होगा अगर 0 होता है तब मांग की लोच इकाई के बराबर होगा, यानी यूनिट इलास्टिक होगा, याद रखना है, ठीक है। दूसरा याद रखिएगा एमआर यानी आपका सीमांत आगम, ठीक है, अगर मार्जिनल रेवेन्यू जो है धनात्मक हो, क्या रहे, पॉजिटिव हो, क्या हो दोस्तों आपका पॉजिटिव रहे, तो आपका याद रखना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगा वो क्या होगा, इकाई से अधिक होगा, यानी आपका लोचदार होगा, ठीक है। एक से अधिक होगा यानी आपका इलास्टिक होगा, लोचदार होगा, ठीक है। लोचदार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलास्टिक, ठीक। तीसरा याद रखना है आप सभी को, एम आर अगर क्या रहे, नेगेटिव रहे, क्या रहे दोस्तों, नेगेटिव, ऋणात्मक रहे। अगर धनात्मक रहे तो आपका था क्या, अधिक होगा, ठीक है, लोचदार होगा, इकाई से अधिक होगा यानी लोचदार होगा। लेकिन अगर दोस्तों ऋणात्मक रहे, नेगेटिव रहे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगा आपका वो क्या रहेगा, लेस देन 1, इकाई से कम होगा। और जब इकाई से कम होगा तो आपका क्या होगा, बेलोचदार होगा, यानी इन इलास्टिक होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था आपका, यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया था मांग की लोच के बराबर यानी इकाई के बराबर पूछा गया है, तो ईडी इक्वल्स टू क्या, 1, ठीक है। ईडी इक्वल्स टू 1 कब होता है दोस्तों, जब वह शून्य होता है, सीमांत आगम शून्य होता है तब ईडी जो होता है इक्वल्स 1 होता है, यानी आपका कीमत, मांग की कीमत लोच किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, यानी आपका यहाँ पे ऑप्शन ए जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। सीमांत आय जो है आपका क्या होता है, शून्य होती है तब, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है, किसी बाजार संरचना में एक फार्म के लिए औसत आगम वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है, ठीक है। तो दोस्तों इसे भी हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं और बिना कॉन्सेप्ट क्लियर करके आंसर्स अगर देंगे तो आपका जो है आंसर्स में काफी ज्यादा डाउट हो जाएगा, इसलिए वीडियो थोड़ा लॉन्ग बन रहा है, लेकिन आशा करते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जा रहे हैं। और कमेंट करके और शेयर करके अपना फीडबैक जरूर आप दिए होंगे, ठीक है। किसी बाजार संरचना में एक फार्म के लिए औसत आगम वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है, इन विच मार्केट स्ट्रक्चर द स्लोप ऑफ द एवरेज रेवेन्यू कर्व फॉर अ फार्म इज नेगेटिव, ठीक है। तो ये भी आप सभी पहले के वीडियोस में भी पढ़ चुके हैं, किस टाइप के सिचुएशन में ऐसा होता है दोस्तों, आपका एकाधिकार, ठीक है। ऋणात्मक ढाल अगर पूछेगा याद रखिएगा, जब भी ऋणात्मक ढाल पूछे तो वो होता है एकाधिकार यानी मोनोपोली मार्केट में, ठीक है। 38 पे चलते दोस्तों, क्या पूछा गया, मांग वक्र का आकार क्या होगा ताकि कुल आगाम वक्र क्षैतिज रेखा हो, कुल आगाम वक्र क्या रहे, क्षैतिज रेखा हो, पूछा गया है। तो दोस्तों इस सिचुएशन में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस पिछले वीडियोस में भी पूछे गए, तो याद रखिएगा आयताकार परवलय होगा, ठीक है। जो रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं उसे आप लोग अच्छे से बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, वैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे देख लेते हैं, क्या पूछा गया है, मांग वक्र का आकार क्या होगा ताकि कुल आगाम वक्र मूल बिंदु से गुजरती हुई धनात्मक ढाल की एक सरल रेखा हो, ठीक है। तो व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व सो दैट द टोटल रेवेन्यू इज अ स्ट्रेट लाइन ऑफ अ पॉजिटिव स्लोप, ठीक है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो पासिंग थ्रू द कहां से बोला गया दोस्तों, ओरिजिन से, यानी मूल बिंदु से, ठीक है। तो दोस्तों इस टाइप के सिचुएशन में जो होता है आपका वो एक्स अक्ष के क्या होता है, मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर होता है, तो आपका ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सेस टू क्वांटिटी, प्रिंसिपल पैरेलल टू क्वांटिटी एक्सेस, ठीक है, पैरेलल टू क्या होगा, क्वांटिटी एक्सेस, ठीक है। चलिए
लास्ट क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार हर एक मॉडल सेट का फेवरेट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है क्योंकि लगभग सभी सेट में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं और काफी सारे स्टूडेंट जो है जो मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं वो इसे सॉल्व भी कर चुके होंगे। तो दोस्तों इसे आप लोग इजी से सॉल्व कर सकते हैं। पूछा क्या गया है, नीचे दिए गए फॉर्म के लिए सीमांत आगम अनुसूची से वस्तु की 6 इकाई के उत्पादन से कुल संप्राप्ति क्या होगी। ठीक है, व्हाट विल बी द टोटल रेवेन्यू फॉर अ फार्म for producing 6 units of the item from marginal revenue schedule given below। ठीक है, यहाँ पे दिया गया आपको शेड्यूल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना यूनिट के लिए बोला गया दोस्तों, 6 इकाई के लिए। तो हमको जाना है कहाँ तक, 6 इकाई तक। ठीक है, तो 6 इकाई तक हम लोग क्या करते हैं, आप सभी जानते हैं टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू क्या होता है, सिग्मा एम आर। ठीक है, तो यहाँ पे हम सभी को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। 10 + 8 + 6 + 4 + 2 + 0, अगर आप इसे टोटल करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 30। कितना आएगा, 30। और 30 आपका ऑप्शन में कहाँ दिया गया दोस्तों, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से जो है हम लोगों ने टोटल जो है आपका मॉडल सेट इकोनॉमिक्स का कंप्लीट कर लिया। इसके साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस लाऊं तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर जाइए, क्योंकि मैं सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हो या कोई भी डिटेल्स देना हो तो मैं सबसे पहले टेलीग्राम चैनल के माध्यम से देता हूं। आप सभी वहां जरूर से जरूर जो है सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर जाइए ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का भी जो है 5 मॉडल सेट कंप्लीट कर लिया। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में डाउट हो तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियोस बनाने का काम करूंगा। और दोस्तों प्लीज 5 मॉडल सेट आपका कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा आपको 5 मॉडल सेट सॉल्व किया हुआ, आप सभी अपना कमेंट करके फीडबैक दीजिएगा ताकि मैं आप सभी के लिए मोटिवेटेड होकर और भी बेहतरीन वीडियोस लाता रहूं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।